हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस वाला चैप्टर, और उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और लास्ट टाइम हमने किया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसमें जो है हमारा जो टॉपिक दे रखा है ये सिलेबस में, वो है रोल ऑफ सॉल्वेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली क्या पढ़ना पड़ता है कि अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर दें, जैसे अभी हम एसिडिटी या बेसिसिटी जो चेक कर रहे हैं पानी के अंदर चेक कर रहे हैं, तो पानी के अलावा हम अदर सॉल्वेंट को ले लें, जैसे SO2 ले लें, अमोनिया ले लें, इनको ले लें, तो तब जो है कोई भी कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक होगा एसिड, या फिर कोई भी बेस कितना ज़्यादा बेसिक होगा, उसका स्ट्रेंथ कितनी होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा या फिर कम बेसिक होगा बेस, या फिर एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा अदर सॉल्वेंट में, वो हम यहाँ पर से देखते हैं। तो जनरली हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्वस सॉल्वेंट, यानी पानी की बात जब हम कर रहे होते हैं, पानी में कोई चीज़ डाल रहे होते हैं तब हम उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी चेक कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं, पानी के अलावा कुछ अदर सॉल्वेंट भी हम यूज कर सकते हैं, जिनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें आ जाता है अमोनिया, SO2, इस टाइप से अदर भी सॉल्वेंट आते हैं। तो हमने अगर माना किसी एसिड को पानी के अंदर डाला तो उसकी एसिडिटी वहाँ पर अलग हो सकती है, और अमोनिया के अंदर डाल रहे हैं तो उसकी एसिडिटी अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट अगर कोई है, पानी के अलावा अदर कोई सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर कोई भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी पर क्या फ़र्क वहाँ पर पड़ेगा। तो अभी तक हमने जितनी भी एसिडिटी या बेसिसिटी चेक की थी, चाहे हमने आर्रेनियस कॉन्सेप्ट को देखा था, चाहे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट को देखा था, तो हम क्या कह रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे थे, एक्वस सॉल्वेंट हम ले रहे थे। जैसे हमने कहा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने बोला ना, तो वो क्या था, वो पानी के अंदर ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि पानी के अंदर डालने पर वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, H+ आयन बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही हम कह देते हैं कि हमारा एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड है, तो पानी के अंदर वो H+ आयन कम दे रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो वीक एसिड है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे, लाइक अमोनिया को ले लेंगे सॉल्वेंट में, तो अमोनिया तो बेस होता है, वो तो H+ को फटाफट से ले लेता है, तो इस वजह से चाहे HCl हो चाहे क्या हो एसिटिक एसिड, दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है उनमें से क्या करता है, H+ को फटाफट से खींच रहा होता है, ठीक है। तो यही है रोल ऑफ सॉल्वेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कहने का मतलब है जैसे हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम पानी में देख रहे हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड CH3COH जो है वो वीक एसिड है। लेकिन जैसे हम अमोनिया के अंदर उसको डालते हैं तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, और एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो यही होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे हम चेंज करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हो चाहे एसिटिक स्ट्रेंथ हो, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली हम जिनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, हम जिनको कह रहे हैं, अभी हम जिनको भी स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं उनको एक्वस सॉल्वेंट के अंदर कह रहे हैं, पानी के अंदर। जैसे हमारे पास जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं आसानी से। तो जैसे हमने जैसे HCl लिया, HCl को हमने कहाँ डाला, पानी के अंदर, H2O के अंदर, तो जो भी हमारा एसिड होता है या बेस होता है वो सॉल्वेंट के साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट या कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से क्या होता है, HCl डिसोसिएट हो जाता है, तो क्या बना देता है, H++ Cl- ये बना देता है। तो अब हमारा जो सॉल्वेंट होता है H2O वो क्या करता है, यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करता है, H+ को अपने साथ एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर H+ जो किसके फॉर्म में पाया जाता है, H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस Cl- यहाँ से बन रहा होता है। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है लेकिन बैकवर्ड बहुत कम जा रही है, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब ये HCl जो है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा होता है, तो इस वजह से जो जब जितना ज़्यादा H+ आयन देगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका लगभग ऑलमोस्ट 0.98 जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है, मतलब लगभग सारे मॉलिक्यूल इसके डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर हम HCl के 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसमें से क्या हो रहे हैं, 100 में से क्या हो रहे हैं, 98 लगभग मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं, ठीक है। 98 क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं 100 में से। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा H+ आयन दे देगा। सिमिलरली हमने कोई वीक एसिड ले लिया,
इसका जो है क्या होता है, वेरी लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, बहुत ही कम ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। यानी इसका जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं वो लगभग मतलब 0.01% लगभग ये इतना रहता है। मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो हो सकता है उसमें से 10 मॉलिक्यूल लगभग डिसोसिएट हुए, या ऐसा 15 ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिया CH3 0.01 मतलब और भी कम डिसोसिएट होंगे, तो CH3COH हमने लिया। तो ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही दिशा में ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से जो आयंस ब्रेक हो रहे हैं वो फिर से CH3COH में आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो यहाँ से बनेगा क्या, इसको हम फिर पानी के अंदर डाल रहे हैं H2O के अंदर, तो यहाँ से CH3COO- बनेगा, प्लस क्या बनेगा H+। ये H+ क्या होगा, H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये भी फिर क्या बना लेता है, H3O+। तो इन जनरली आपको H+ खाली H+ के फॉर्म में नहीं दिखता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में दिखता है, H3O+ के फॉर्म में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो भी एसिड है या फिर जो भी बेस भी होंगे वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और ये सॉल्वेंट किस टाइप से इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो क्या डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि HCl H2O के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा होगा, इस वजह से ये जो है ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, और CH3COH कम इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा या इसके साथ कम इंट्रैक्शन दिखा रहा है, तो इस वजह से CH3COH कम डिसोसिएट हो रहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि पानी के अंदर दोनों जो एसिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, एक वीक की तरह काम कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन वाटर HCl एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दूसरा हमारा क्या है, एसिटिक एसिड यानी CH3COH एक्ट एज weak acid, so water differentiating मतलब अंतर कर दे रहा है, differentiating in the strength of acids, both acids. This phenomena is called क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वाटर ने क्या कर दिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, एक को स्ट्रॉन्ग के रूप में एक को वीक के रूप में, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो हमारा HCl हो गया, या यहाँ पर आप जो है HCl की जगह और भी ले सकते हैं H2SO4 HNO3, ये सब जो है किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3COH, या फिर आप ले सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड COOH। ये तो ऑर्गेनिक एसिड, जनरली पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इन जनरल वो वीक एसिड की तरह काम करते हैं, और जो है हमारे इनऑर्गेनिक एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पानी की बात होगी। अब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हो गया कि पानी जो है इन दोनों में क्या कर दे रहा है, डिफरेंस कर दे रहा है, अलग अलग जो है, एक स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, एक वीक हो जा रहा है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बाय विच 2 एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड और 2 बेस कैन बी डिफरेंशिएटेड। उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ आती है अगर किसी सॉल्वेंट में, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, और उस सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट बोल दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं कि सॉल्वेंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, क्या अमोनिया सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसी में हम चेक करते हैं। तो अब एक बार हमने HCl ले लिया, ऐसा लिख लेते हैं ऊपर, इन अमोनिया सॉल्वेंट, इन अमोनिया यानी NH3 सॉल्वेंट। ठीक है, जो अमोनिया सॉल्वेंट होता है कैसा होता है, प्रोटोफिलिक होता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट मतलब होता है प्रोटॉन को लेने वाला, H+ लेने वाला। ठीक है, तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में क्या होगा, इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया के अंदर डाल रहे हैं, NH3 सॉल्वेंट के अंदर। तो ये जो है अमोनिया के अंदर भी क्या करता है, H+ देता है प्लस Cl- देता है, और ये अमोनिया होगा वो क्या करेगा, इधर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा ये NH4+ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अब अगर हम देखो ये तो ठीक है, ये पहले भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा था, अभी भी ये दोनों ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये अमोनिया क्या कर रहा है, जो H+ आ रहा है उसको फटाफट से क्या कर रहा है, कंज्यूम कर दे रहा है। मतलब जैसे ही H+ बन रहा है कंज्यूम हो गया, फिर H+ बनेगा कंज्यूम हो गया, तो एक हिसाब से H+ को क्या कर दे रहा है, खत्म करते जा रहा है, या फिर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी बढ़ जा रहा है। दूसरा हमारा अगर हम ले लें CH3COH, तो ये भी क्या करता है, अगर हम अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर इसको भी डालते हैं तो ये फिर भी वही चीज़ है, ये भी CH3COO- बनाएगा प्लस H+ बनाएगा। अब क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहता है, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि वीक जनरली ये होता है। तो अमोनिया क्या करेगा, इसका H+ को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यानी NH4+ ये बना लेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये CH3COH क्या करेगा, H+ देते रहेगा, वैसे वैसे अमोनिया क्या करता है, इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। मतलब जैसे ही इसने H+ दिया, इसने फट से कंज्यूम कर लिया NH3 ने, फिर इसने फिर देगा H+ तो फिर कंज्यूम कर लेगा। तो Le Chatelier प्रिंसिपल होता है एक, Le Chatelier प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि अगर माना कोई इक्विलिब्रियम कहीं पर स्टेब्लिश हो रखा है, साम्य अवस्था की अवस्था है, तो क्या होता है, जिस दिशा में जो है ये H+ कंज्यूम हो रहा है, उस दिशा में क्या होगा, रिएक्शन उसी दिशा में जाएगी, या जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है वहाँ की ओर क्या होती है, रिएक्शन बढ़ती है। तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन इस दिशा में कम हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ फिर से CH3COH चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा H+ देते रहे, ताकि जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें Le Chatelier प्रिंसिपल के अनुसार, जैसे 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 H+ NH3 के द्वारा कंज्यूम होगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए CH3COH ज़्यादा से ज़्यादा H+ देगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर H+ कम होगा तो ये खत्म होते जाएगा, तो फिर ये चाहेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, तो फिर H+ ये देता रहेगा। तो जितना ज़्यादा H+ देगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लिक्विड अमोनिया हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। तो लिक्विड अमोनिया जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर हमारे चाहे HCl हो चाहे CH3COH हो, जो ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम कह रहे थे और इसको वीक एसिड कह रहे थे, दोनों के दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहे हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन लिक्विड अमोनिया बोथ HCl एंड CH3COH acts as strong acid. This effect of solvent is called leveling effect. leveling मतलब होता है बराबर कर देना, ठीक है, लेवल कर देना। तो यहाँ पर देखो पानी तो क्या कर रहा था, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे रहा था, एक को स्ट्रॉन्ग एक को वीक कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अमोनिया क्या कर दे, दोनों को स्ट्रॉन्ग कर दे, दोनों के लेवल बराबर आ रहे थे। जैसे पहले ऐसा समझिए कि एक बहुत अमीर आदमी था HCl, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक बहुत कमज़ोर आदमी था, कौन, CH3COH। पानी के अंदर लेकिन उनकी कमजोरी और क्या दिख रही थी, स्ट्रेंथ दिख रही थी। जैसे माना ऐसे समझो कि पानी के अंदर मगरमच्छ है और हाथी है, तो मगरमच्छ वहाँ ज़्यादा पावरफुल है और हाथी कम पावरफुल है, पानी के अंदर बात हो रही है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, हल्का पानी और हल्का अगर वो कर दें, मिट्टी कर दें, तो दोनों का लेवलिंग बराबर हो जाए, दोनों को बराबर मौका मिल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को बराबर मौका मिल रहा है, तो दोनों के दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे उस टाइम में। ठीक है, तो जिसको जैसी जगह मिलेगी वो अपना स्ट्रेंथ वैसा ही दिखाएगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर दोनों को समान अच्छा सा अवसर मिल रहा है, तो लिक्विड अमोनिया के अंदर HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और लिक्विड अमोनिया के अंदर CH3COH भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो दोनों का लेवल बराबर हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहे हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट।
ऐसे ही अगर हम बेस लेंगे तो बेस को अगर हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, एक बार हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे जनरली और एक वीक बेस ले लेंगे, तो दोनों के दोनों एक H2 के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा होगा, एक वीक बेस की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, कोई एसिड वाला सॉल्वेंट ले लें, तो एसिड वाले सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर जाएंगे। ठीक है, एसिड के सामने क्या करेंगे, अगर एसिड होगा तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग किसकी तरह काम करेंगे, बेस की तरह काम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बेस अमोनिया लेने पर क्या हो रहा है, बेसिक सॉल्वेंट लेने पर दोनों के दोनों एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बेस क्या कर रहा है, यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर दे रहा है। तो इस वजह से दोनों के दोनों की स्ट्रेंथ जो है लगभग लगभग बराबर हो जा रही है। इसी को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट।